तो आखिर बीजेपी के इस महामंथन का क्या उद्देश्य, क्या बीजेपी ने जो एक लक्ष्य रखा है कि इस बार कोई चुनाव नहीं हारना, आपसे जितने चुनाव होने उन्हें ना हारे, क्या बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी? चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, साथ ही हेमंत अत्री जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जो जेपी नड्डा ने बात कही कि अब कोई चुनाव नहीं हारना है, क्या आपको लगता नहीं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने रख दिया है? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि बीजेपी की ताकत को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा होता है, जैसे कि तेलंगाना की बात करें या अन्य ऐसे कई राज्य जहां पर बीजेपी सत्ता में है, जहां पर कर्नाटक, क्या बीजेपी सरकार बचा पाएगी? इस तरह की सारी बातें होती हैं। नहीं, निश्चित तौर पर अखिलेश जी, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना वो शायद जरूरत भी है। अभी उनको विस्तार मिलने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, तो शायद ये भी जरूरी है कि वो ऐसा बोलते हुए दिखें। और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की बहुत बड़ी जीत की बात करते हैं, और भले ही वो 500 मीटर का रोड शो हो, बड़ा छोटा रोड शो हो, लेकिन उसके जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं को जो मैसेज देते हैं। और मैं तो एक चीज देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम संसाधन, कम ऊर्जा में अपने वर्कर्स को और साथ में मीडिया का उपयोग करते हुए अलग तरह से मैसेज करने का ये नया तरीका खोज लिया है। वो रोड शो करते हैं 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कई बार वो कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर करते हैं, जो अहमदाबाद में हमने दिन भर देखा। तो ये एक तरीका उन्होंने नया निकाला है। लेकिन जो 9 राज्य हैं, और शायद अगर जम्मू कश्मीर जुड़ा तो 10वां राज्य होगा, जिसकी उम्मीद फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है, उन 9 राज्यों में हिंदी पट्टी के राज्य हों, दक्षिण के राज्य हों या पूर्वोत्तर के राज्य, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। इतना आसान नहीं है, कम से कम जीत हासिल करना आसान नहीं। लेकिन तेलंगाना में अगर भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर लेती है और कांग्रेस को रिप्लेस कर देती है, लड़ाई पूरी तरह से केसीआर और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो जाती। कर्नाटक में जेडीएस जिस तरह से बहुत इलाकों में सिमटी हुई पार्टी है, और उसमें भी जो क्षरण उसका हुआ है वो अकल्पनीय है। यहां दिल्ली में उसकी चर्चा कम होती है, लेकिन कर्नाटक में पूरी तरह से इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस होने जा रहा है। और जो येदियुरप्पा की मुश्किल थी, उससे भारतीय जनता पार्टी आगे निकली है। इसके बावजूद वहां मुश्किल है। जो सबसे बड़ी चुनौती उनको है वो छत्तीसगढ़ है। वहां मुश्किल उनकी बड़ी दिख रही है, क्योंकि भूपेश बघेल की लोकप्रियता बड़ी है। जिस तरह के काम वो कर रहे हो, कई बार तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कई कॉपी किए हुए काम है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जो राज्य हैं, राजस्थान में भाजपा को अच्छी उम्मीद है, लेकिन मध्य प्रदेश बहुत से हैवी वेट्स हैं, सब मिलकर कहीं एक साथ अलग अलग बैठ गए तो मुश्किल खड़ी कर देंगे। बिल्कुल, तो राज्यवार भी हम चर्चा करेंगे हर्षवर्धन जी, लेकिन मैं हेमंत अत्री जी को इस चर्चा में लाना चाहता हूं। हेमंत जी, जिस तरह के रोड शो की बात हर्षवर्धन त्रिपाठी कर रहे हैं कि ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की ओर से है, वो इसलिए है क्योंकि गुजरात में जो ऐतिहासिक जीत हुई, जहां पर कि करीब 3 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद आप एक ऐतिहासिक जनादेश हासिल करते हैं। और जो बात कल गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में ही कही, उन्होंने कहा कि गुजरात की ये जीत बताती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनेंगे। तो ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अखिलेश जी, देखिए, बीजेपी का पिछले 8 साल से एक बड़ी चीज देखी होगी आपने कि कोई भी चुनाव या कोई भी अभियान वो शुरू करते हैं, वो हाईएस्ट पिच पॉसिबल से करते हैं, हाईएस्ट पॉसिबल पिच के। जैसे भी कोई 90 सीटों वाला प्रदेश है, 80 प्लस की बात करेंगे। यहां उन्होंने जो नड्डा साहब ने एक बात कही आज के किसी भी राज्य में हारना नहीं। अब सवाल यह कि जो 9 राज्य जो चुनाव में जा रहे हैं, होपफुली कश्मीर ऑल्सो जून जुलाई के आसपास चुनाव हो सकता है, वहां पे जैसे संकेत मिल रहे हैं, इनमें से कितने राज्यों में सरकार आ सकती है? तो बीजेपी के पास जो जिस तरीके से वो चुनाव की शुरुआत करते हैं, और हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर कि देखिए हम वहां ये किया, हमने ये किया, वो किया, लेकिन जैसा मेरे साथी पत्रकार कह रहे थे, इतना आसान नहीं है। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह की स्थितियां हैं, राजस्थान में कांग्रेस हारने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन उतना ही प्रयास बीजेपी के दोनों खेमे कर रहे हैं कि बीजेपी जीत ना जाए। यही स्थिति मध्य प्रदेश की है, यही छत्तीसगढ़ की भी है। कर्नाटक के अंदर आप देखिए, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है लंबे समय तक, 2014 से जिस तरीके से बीजेपी ने एक तरीके से उछाल आया, उभार आया, उसके बाद वही सारी बुराइयां उसके अंदर भी आनी शुरू हुई हैं जो सदा से कांग्रेस में रहती आई। उदाहरण के तौर पर कमजोर मुख्यमंत्रियों को लगाना। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री की आप हालत देखिए, हर दिन आए दिन चुनाव के समय में। लेकिन हेमंत जी, अगर आप कमजोर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि गुजरात में देखिए क्या हुआ, लेकिन वहां पर जब नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने बीजेपी ने रखा तो एक ऐतिहासिक जनादेश भी हासिल किया। हर्षवर्धन जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी जो है वो जो क्षेत्रीय नेता है उनको कमजोर करती है?
देखिए, हेमंत जी जो बात कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही हो सकती है कि सत्ता जब बहुत स्ट्रांग लीडरशिप होती है सेंट्रल की, तो स्टेट्स की लीडरशिप कमजोर होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हम अगर पुष्कर सिंह धामी को देखें, हम अगर देवेंद्र फडणवीस को देखें, हम अगर मनोहर लाल खट्टर को देखें, एक रघुवर दास के प्रयोग को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रयोग मोदी युग में हुए वो नए नेता के तौर पर दिखे, वो अपनी जमीन मजबूत करते हुए दिखे और जो नए तरह की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसको आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक का केस एकदम अलग है। कर्नाटक में येदियुरप्पा इतने ताकतवर थे, जो काम उमा भारती और कल्याण सिंह नहीं कर पाए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, वो काम कर्नाटक में येदियुरप्पा ने कर दिखाया। अब येदियुरप्पा को हटाना था, लिंगायत समुदाय की नाराजगी भी नहीं होनी थी, उसमें जो छोटे छोटे पॉकेट, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति बड़ी विचित्र है, अलग अलग कोस्टल एरिया का अलग है, कुछ एरिया है जहां मुस्लिम बहुत बहुल राजनीति है, कुछ जगह पर है जहां लिंगायत बहुत प्रभावी हैं। तो वहां की राजनीति में अगर एक ऐसे नेता को आप लेकर आते हैं, और अभी तक कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं, दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि जब वो बने थे मुख्यमंत्री तब कहा जा रहा था कितना चलेंगे। मुझे लगता है कि उस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहे कि खुद को उबार लिया है। तो ये वाली मुश्किल मुझे बहुत नहीं दिखती है। असली मुश्किल ये है कि बड़े नेता उसकी मुश्किल ना कर दें, खास करके मध्य प्रदेश को लेकर। ठीक है हेमंत जी, जाते जाते आपसे यही समझना चाहेंगे कि आखिर अगर मोदी जी के नाम पर बीजेपी को वोट मिलता है तो क्यों ना उनका चेहरा आगे करे, क्यों इस पर शिकायत किसी को नहीं चाहिए? नहीं, अखिलेश जी इसमें तो किसी को शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। बीजेपी के नेता है, बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, सबसे लोकप्रिय चेहरा है, उनको उनका हाथ जाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव जिताने का भी अधिकार है सभी को। लेकिन सवाल इसमें है कि किस लाइन पे, किस एजेंडा पे चुनाव लड़ा जाता है, और विपक्ष की जो स्थितियां हैं वो सबके सामने है। तो ऐसे हालात में जो ये कार्यकारिणी शुरू हुई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही, देखिए नड्डा साहब को कार्यकाल का विस्तार मिलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वो तीसरे नेता होंगे बीजेपी के जिनको लगातार कार्यकाल में एक्सटेंशन मिलेगा। आडवाणी जी पहले रहे हैं, उसके बाद अमित शाह रहे हैं, और तीसरे नड्डा साहब होंगे। राजनाथ रहे जरूर है, लेकिन उनकी टर्म के बीच में गैप था। तो स्थिति यह है कि बीजेपी की एक मजबूरी, और देखिए ना, आज बीजेपी दो लोगों के ऊपर चलती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नड्डा साहब जो बीजेपी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपनी होम स्टेट नहीं जिता पाए या बचा पाए। एक ये भी सवाल तो उठेगा ना। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल जैसी स्टेट में, जहां पर केवल 4 पार्लियामेंट की सीट है, वहां पर 9 अपीयरेंस थी उनकी, 9 प्रधानमंत्री की। उसके बाद बीजेपी चुनाव हारी ना। इसका मतलब ये नहीं है कि रिवाज की बात भी है जिसका जिक्र आज जेपी नड्डा ने किया। हालांकि उन्होंने हार में भी एक तरह से कुछ संतोष तलाशने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पहले हार जीत का अंतर 5% होता था, इस बार केवल 1% से हारे। केवल 36-34 हजार वोट अगर ज्यादा मिल जाते तो शायद बीजेपी की सरकार वहां बन जाती। बहरहाल हर्षवर्धन जी और हेमंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं हेमंत जी, समय इतना ही है, मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।